स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक जो है वो साइंस का, जो बायोलॉजी है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पादप जगत का वर्गीकरण। आप अगर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो देखने के अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा पहला कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो ये टॉपिक है ये लूसेंट की बुक से लिया गया है, और लूसेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपको इस वीडियो में कवर करवाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। किसे वर्गीकी का पितामह कहा गया है? आंसर बताना है। एंगलर, अरस्तु, लिनियस, थियोफ्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने लूसेंट की बुक तो पढ़ी होगी, इसलिए आपको इनके आंसर भी पता होंगे। तो आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट में आंसर बताते चलिए। जितने लोगों को आंसर पता है प्लीज़ आंसर बताते चलिए, और रिवीजन भी करते चलिए जिसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। आंसर अगर आपको पता हो चुका है तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो आप लोगों ने सही आंसर बताया है, लीनियस। वर्गीकी का जो पितामह है वो लीनियस को कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन में दिया है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक का नाम बताना है। लीनियस, थियोफ्रेट्स, इचिंसन या फिर एंगलर। जो द्विनाम पद्धति है इसके प्रतिपादक का आंसर बताना है आपको। क्या सही हो जाएगा? तो जितने लोगों ने आंसर लगा दिया है, आंसर है ए ऑप्शन, लीनियस। द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? लीनियस हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में दिया है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? यहाँ पे ये होना चाहिए के की जगह ने। किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? भारतीय, जर्मन, स्वीडिश या फिर ब्रिटिश? इसका आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वीडिश। किस वनस्पति विज्ञानी ने? स्वीडिश ने प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में दिया है कि पुष्पी पादपों को रखा गया है। जितने की भी पुष्प वाले पादप यानी पेड़ पौधे होते हैं, पौधे, इनको किस में रखा गया है बताना है। किस में रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स में, फेनरोगैम्स में या फिर बायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में? इसका राइट आंसर बताना है आपको। क्या हो जाएगा सही? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जितने लोगों ने बी आंसर लगाया है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। पुष्पी पादपों को इसमें रखा गया है, फेनरोगैम्स में रखा गया है, यानी कि आंसर हमारा बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपुष्पी पादपों को रखा गया है। अभी ये पुष्पी पादपों को पूछा गया था, अब इसमें अपुष्पी पादपों को रखा गया है। क्रिप्टोगैम्स में, फेनरोगैम्स में। देखिए ऑप्शन सेम है लेकिन आपको आंसर अलग बताना है इसका। ब्रायोफाइट्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन बिल्कुल सेम है, दोनों की आंसर अलग होगा। इसमें पुष्पी पादपों को फेनरोगैम्स में रखा गया था, अभी अपुष्पी पादप पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगैम्स में रखा गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। अगर जिसको आंसर पता है जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? जीनस, फैमिली, स्पीशीज या फिर ऑर्डर? आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है क्या? स्पीशीज, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? ये समुद्री जीव होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, पादप रोग होते हैं या फिर जड़ विहीन पौधा होता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? अगर आपने आंसर लगा लिया है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये जलीय पौधे होते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हाइड्रोफाइट्स क्या होती हैं? जलीय पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है क्या है? पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनकी, क्या बताते हैं? वंश तथा जाति, जाति तथा किस्म, कुल तथा वंश या फिर गण तथा कुल? आंसर बताना है इसका। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो क्या बताते हैं? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो वंश और जाति बताते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते वे बताना है क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते, इसका राइट आंसर बताना है क्या कहलाते हैं? बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं बनते, वो अनावृत बीजी कहलाते हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहलाती है? अनावृत बीजी। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे आपके एग्जाम के लिए। जीवाणु की खोज ये किसने की थी? किसने की थी? फ्लेमिंग ने, लैम्बल ने, टेमिस ने या फिर ल्यूबिनहॉक ने? आंसर इसका बताना है। आंसर है डी ऑप्शन, जीवाणु की खोज की थी ल्यूबिनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? इसमें से जीवाणु के संबंध में एक सही कथन बताना है, कौन सा सही है? ए ऑप्शन है सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं। बी ऑप्शन है सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं। सी ऑप्शन है अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। या फिर इसमें डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। जीवाणु से संबंधित जो कथन इसमें सही है वो ये है कि अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि? जीवाणुओं को पौधे माना गया, क्यों माना गया? क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, या फिर सी है कि ये विखंडन के द्वारा गुणन कर सकती हैं। डी ऑप्शन है ये सभी जगह पाए जाते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि राइट आंसर बताना है, क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 13 क्वेश्चन है, जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है ये बताना है। कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य कला, राइबोसोम या फिर सूत्रकणिका? तो दोस्तों इसका आंसर फटाफट बताना है आपको। आंसर अगर पता है तो कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आंसर है, अगर जिसने डी ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल एकदम राइट है। जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं होता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की जो साधारण आकृति है क्या होती है? छड़रूपी, गोल, सर्पिल या फिर कौमा रूपी? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जीवाणुओं की जो साधारण आकृति है वो कैसी होती है? ये होती है छड़ रूपी। ई ऑप्शन सही हो जाएगा। छड़ रूपी इनकी आकृति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में कैसे होते हैं? सबसे छोटे, वे क्या कहलाते हैं? गोलाणु, वाइब्रियो, दंडाणु या फिर स्पाइरेला? आंसर क्या हो जाएगा? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा गोलाणु। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गोल जीवाणु कहलाता है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? वाइब्रियो, बैसिलस, कोकस या फिर स्पाइरेला? जो एक गोल जीवाणु है ये बताना है ये क्या कहलाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कोकस। क्या हो जाएगा? कोकस कहलाता है क्या? गोल जीवाणु। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक सर्पिल जीवाणु को डिप्लो कोकस, बैसिलस कोकस या फिर स्पाइरिलम? एक सर्पिल जीवाणु को बताना है क्या कहते हैं। राइट आंसर है स्पाइरिलम। यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जो वास्तविक केंद्रक है ये किसमें अनुपस्थित होता है ये बताना है। कवक में, लाइकेन, जीवाणु या फिर हरे शैवाल? वास्तविक केंद्रक जो होता है ये जीवाणु में अनुपस्थित होता है, यानी ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो इसमें बताना है कि कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। शैवाल, कवक, जीवाणु या फिर कीट? आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर इसका जो राइट है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। सबसे अधिक संख्या में जो होते हैं वो जीवाणु पाए जाते हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? श्वसन मूल, मध्यकाय, वर्णकीलवक या फिर जीनधर? बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय बताना है क्या कहलाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्णकीलवक, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि पाश्चर प्रसिद्ध है किसके लिए? जो पाश्चर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए या फिर शराब के किण्वन के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा कौन सा? रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन? पाश्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है?
सबसे छोटे जीव का नाम बताना है आपको। सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या फिर ईस्ट। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे छोटा जीव माना जाता है। कौन? माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में बदलते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु